Started ना रवि नील. Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. ओके सर. ओके. अच्छा सर, तो फिर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे वाला फाइनेंस क्लास. तो इसमें ना हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सर इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन. मैं कुछ होमवर्क भी दिया था मोस्ट प्रोबेबली, आप लोग ट्राई किया सर? मैं दिया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? होमवर्क भी दिया था मैंने. ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं भी करोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा सर, लेकिन उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी सॉल्व करके मुझे दिखाओ. उम्मीद पे दुनिया टिका है. कोई बात नहीं. सनम ने किया होमवर्क? रवि ने? किसी ने भी नहीं किया? बहुत अच्छा सर. अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार. सर स्क्रीन शेयर है? अनिल, स्क्रीन शेयर है सर? एक बार देखो तो. Yes, sir. ओके. अच्छा देखो, हम लोग ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इसके बारे में आप लोगों को ना मैंने लास्ट 2 क्लास में, प्रीवियस 2 लेक्चर इसके ऊपर हुआ है सर. जिन लोगों ने लाइव क्लास किया या रिकॉर्डेड भी किया तो भी चलेगा सर, क्लास करना जरूरी है. अब इसमें क्या है सर, हम लोग ना बिजनेस चलाने के लिए जो लोन लेना पड़ता है, मार्केट से कैपिटल रेज करना पड़ता है, वो सब चीज़ों के बारे में बात किया है. शेयर इशू कर, जब कंपनी शेयर इशू करता है, जब कंपनी बॉन्ड इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, क्या होता है सर? एक्चुअली सिंपल बात है, कंपनी को चाहिए होता है पैसा बिजनेस करने के लिए, कैपिटल. ठीक है, तो इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस. बिजनेस क्या करता है? अपना मार्केट से पैसा, कैपिटल रेज करता है. लेकिन सर कैपिटल रेज करना इतना आसान चीज तो है नहीं, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क. और सिर्फ इजी टास्क अगर मान के चलते हैं कि कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज कर भी लिया, तो फ्री में थोड़ी ना कोई आपको पैसा दे देगा. फ्री में थोड़ी ना कोई आपको पैसा दे देगा सर. आपको बिजनेस करने के लिए जो पेमेंट का जरूरत है, कैपिटल का जरूरत है, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट चुकाना पड़ता है. ठीक है, कॉस्ट चुकाना पड़ता है. चुकाना समझते हो ना? मैंने यू हैव टू पे बैक. ठीक है, जैसे हम लोग लोन लेते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं भरते. बैंक आपको क्यों देगा? कौन लगता है बैंक आपका कि फ्री में दे देगा? गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडाइज्ड चीजें देता है, वो अलग बात है. लेकिन मैं बस इतना कहूंगा आप लोगों को कि सर कंपनी जब भी मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए आता है, तो उसको एक कॉस्ट रीपे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. इसके बारे में मैं आप लोगों को प्रीवियस 2 क्लास अगर आप देखोगे, अगर बाई चांस किसी का मिस भी है उन्हें भी बोल रहा हूँ सर, अब अगर अच्छे से देखोगे ना, वहां पर मैं आप लोगों को बस यही चीज समझाने का कोशिश किया बार बार कि सर अगर आप, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल थिंग. लेकिन सर क्या है ना, सिंपल थिंग ही कभी कभी समझ नहीं आता. समझ नहीं आता इन द सेंस, मैंने लोग इग्नोर कर देते हैं, सिंपल चीज को इग्नोर कर देते हैं. ये रियल लाइफ चीजें हैं सर, एकदम रियल लाइफ है. आप 1 लाख रुपया मानो बैंक लोन उठा रहे हो. ठीक है, तो बिजनेस के लिए ना, ये बैंक लोन जो है, बिजनेस के लिए बैंक लोन इज लाइक अ डेप्ट. इसको क्या कहते हैं सर? डेप्ट. शेयर अलग होता है, डेप्ट अलग होता है. डेप्ट माने लोन कैपिटल, है ना सर? डेप्ट माने लोन कैपिटल. तो बैंक से जाके आप लोन लेते हो, और बैंक आपको मानो बताता है कि भाई 12% इंटरेस्ट लेंगे एनुअल. 12% इंटरेस्ट. अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टीबीएम जिन लोगों का हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिनका नहीं हुआ है वो मेरे से टीबीएम का क्लास कलेक्ट करो. ठीक है, क्योंकि टीबीएम इज अ फाउंडेशन लेवल टॉपिक. ओके, तो आप लोग कलेक्ट करके एक बार प्लीज टीबीएम को गो थ्रू कर लो. बार बार बता रहा हूँ सर, क्योंकि टीबीएम जिसका भी वीक है ना, जिसका भी टीबीएम वीक है, उन्हें ना फिनांस में
प्रॉब्लम होता है सर। इसलिए टीवीएम को हमेशा स्ट्रांग रखना है, ठीक है। तो चलो पॉइंट को समझते हैं। आप मानो बैंक लोन लिए हो सर, तो एक सेकंड होल्ड करोगे, पेन खराब हो गया था, जस्ट वेट, पेन का नीब खराब हो गया, एक मिनट, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा लगे। जस्ट सेकंड। तो पहले दिखता था अच्छा। एक सेकंड। ओके ठीक है, चलो सर, दूसरा एक पेन मिला है, आई थिंक आज का काम हो जाएगा। ओके, जो मैं आपको एक्चुअली बताने का कोशिश कर रहा था, आप 1 लाख मार्केट से लोन उठाते हो और 12% उसका इंटरेस्ट भरते हो बैंक को, ठीक है। तो सिंपल बात है, 1 लाख में अगर आप 12,000 बैंक को दे रहे हो तो ये आपका कॉस्ट है उस पैसा को मार्केट से उठाने का। तो इस पर्टिकुलर 12% को कहते हैं सर केसी। केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सिंपल। इवन एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता उसे भी समझ में आ जाएगा कि भाई बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है जो मेरा खर्चा है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, बट इतना भी बेसिक नहीं है, आगे आगे उसका डेप्थ आपको पता लग जाता है ना। तो डेप्थ में ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा रहा हूँ सर। 1 लाख मार्केट से रेज किया, आपको 12% का खर्चा पड़ रहा है, बैंक आपसे सूद ले रहा है, ब्याज ले रहा है। ना क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर इसके साथ बिजनेस का क्या लेना देना? सर बहुत बड़ा लेन देन है इसका। अब यही 1 लाख आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, कोई प्रोजेक्ट में जिससे आपका दुकान चलेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस पे आप करते हो ना, तो 1 लाख इन्वेस्ट करके आप एटलीस्ट 15% भी अगर कमा लेते हो ना एनुअली, तो 15,000 आप इनकम कर रहे हो। ये 15,000 आपका रिटर्न है इन सिंपल। अब एक बिजनेसमैन का हमेशा टारगेट ही होता है कि भाई जो पैसा उसने मार्केट से रेज किया, ठीक है, ये जो रेजिंग कॉस्ट, रेज करना माने मार्केट से उठाना, रेजिंग कॉस्ट से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा हो। समझ रहे हो सर? रेजिंग से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा हो। ज्यादा समझते हो? ज्यादा माने एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। अगर 12% बैंक को दे रहे हो ना, अगर 12% बैंक को दे रहे हो, तो 15% कमाना पड़ेगा। तो ये जो 3% का गैप है ना सर, ये आपका एक्चुअली प्रॉफिट है। तो 15,000 अगर आप रिटर्न करते हो, तो आर शुड बी ग्रेटर देन केसी, ये टारगेट है। आर शुड बी ग्रेटर देन केसी माने 15% ऑब्वियसली ग्रेटर देन 12%। एंड ये हमेशा फुलफिल करना पड़ता है बिजनेस को। ट्राई करना चाहिए हमेशा, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। 15 की जगह 18% कर दोगे तो और अच्छा। लेकिन एटलीस्ट टू सर्वाइव योर बिजनेस, टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस, यू हैव टू डू दिस रेगुलर बेसिस में। आपको ये रेगुलर बेसिस में करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिजनेस का मुश्किल बढ़ता जाएगा। और वही चीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाना चाहता है कि कैसे हम आपको अपना कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी समझा दिया था कि भाई कॉस्ट सिर्फ लोन ही नहीं होता है, डेप्ट ही नहीं होता है, डेप्ट के अलावा और भी चीजें होता है। लाइक प्रेफरेंस शेयर भी होता है, इक्विटी शेयर जो शेयर मार्केट आपको पता है, ठीक है, बार बार बताता रहता हूँ, आगे और बताएंगे। चाहे शेयर मार्केट से पैसा रेज करना, इक्विटी शेयर कहते हैं, या फिर कंपनी अपना पुराना रिजर्व सरप्लस से रिटर्न अर्निंग को बिजनेस में यूज करता है, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है पुराना प्रॉफिट को बिजनेस में वापस डालना। रिजर्व सरप्लस का जो भी पैसा है उसको रिटर्न अर्निंग कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में।
जो मेरे पास अर्निंग रिटेन किया हुआ है, लेकिन उसका भी कुछ खर्चा हो सकता है मिनिमम लेवल में। हाँ ऑब्वियसली लो कॉस्ट होगा क्योंकि वो मेरा ही प्रॉफिट का पार्ट है। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट है, इसे एक्चुअली कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि भाई मेरा कितना खर्चा पड़ रहा है। नाउ इंटरेस्टिंगली, मैं आपको इसका थ्योरेटिकल एरिया बता दिया था, ठीक है। अब इसका मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्लास में करवाया था, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बिल्कुल करवाया था। ये देखो, जो लोग लास्ट क्लास बाई चांस मिस किए हो ना, लास्ट 2 क्लास, प्लीज सर एक बार रिवाइज मार लो या फिर कर लो सर, अच्छा होगा। बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ना, तो समझ जाएगा सर। अच्छा, लास्ट दिन और एक चीज मैंने करवाया था आपको, क्या था सर, आपको ना एक बॉन्ड के बारे में मैंने बात किया था। आई डोंट नो आप सबके में से कितने लोगों को याद है, बट मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा कि मैंने क्या करवाया था। ये जो शेयर मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है, बॉन्ड मार्केट होता है ना, जैसे मानो ये जो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो बॉन्ड मार्केट दिखता है, इवन ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होता है ना सर, ये भी बॉन्ड में ही हमारा आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। सर ऐसा है क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। ये म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर में जाते हैं, बॉन्ड में जाता है, हम लोगों से पैसा ले लेता है, फिर वही पैसा अल्टीमेटली घूम फिर के घूम फिर के मार्केट में जाता है। मार्केट माने कैपिटल मार्केट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर कोई फंड दिखा देता, अच्छा होगा। देखता हूँ सर, मिल जाए तो। क्या क्या नाम से सेव है सर, भूल गया। फैक्ट शीट। ठीक है, बाद में दिखा देंगे सर। म्यूचुअल फंड कैसे दिखाते हैं, मैंने म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, हमारा आपका पैसा लेके अल्टीमेटली बॉन्ड मार्केट में डालते हैं, और उसमें से रिटर्न कैलकुलेट करके हमें कुछ परसेंटेज शेयर करता है। जैसे ये चीज मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझाने का कोशिश कर रहा था कि एक इन्वेस्टर जब वो मार्केट में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालता है, शेयर में डालता है, तो यहाँ पर शेयर मार्केट रिलेटेड बात करेंगे आगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो पॉइंट ऑफ व्यू है सर, एक है इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। सर इंपॉर्टेंट कौन सा ज्यादा है सर? ऑब्वियसली हम लोग फाइनेंस मैनेजर है ना, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, वो भी थोड़ा जानना जरूरी है कि कंपनी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर क्यों पैसा देगा? तो दो 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 कॉइन का दो हिस्सा हो गया ना सर, एक हेड साइड एक टेल साइड। ये चीज मैं आपको लास्ट दिन समझा रहा था मैं लास्ट क्लास में कि सर दो पॉइंट ऑफ व्यू में ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलता है, ठीक है। एक आपका इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक होता है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने लास्ट दिन आपको ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिवाइज करते रहते हो। वैल्यूएशन एंड इन कैलकुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, माने सिंपल बात है। आज अगर टाटा कंपनी बोलता है मार्केट से माने बॉन्ड इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, ठीक है, या नॉट जस्ट टाटा कंपनी, कोई भी कर सकता है, टाटा बिरला अंबानी या फिर एनी कंपनी। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब कंपनी मार्केट में बॉन्ड इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहते हैं कंपनी के पॉइंट से, लेकिन सवाल ये उठेगा सर कि कंपनी तो इशू कर लेगा, लेकिन इन्वेस्टर का क्या फायदा? इन्वेस्टर क्यों कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? तो मैंने उसके ऊपर भी आप लोगों को लास्ट दिन क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, याद है सर? ये देखो, वैल्यूएशन एंड यील्ड कैलकुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हम लोग एक प्लेन वैनिला बॉन्ड लिए थे। सर ये प्लेन वैनिला बॉन्ड इज लाइक दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। ये देखो सर, मार्केट में कितना कंपनी है, ये मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेडेबल भी होता है, ये ट्रेडेबल भी होता है मार्केट में। ओरिजिनल मार्केट का बात कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट कहते हैं सर इसे, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। उसके अंदर बॉन्ड का भी ट्रेडिंग चलता है। जैसे मानो ये देखो, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब कुछ ये इसके अंदर हो सकता है। ये देखो आरईसी एलटीडी, आरईसी एलटीडी माने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मार्केट में बॉन्ड लाया। इसका बॉन्ड 2028 में जाके मैच्योर करेगा। रेटिंग भी हाई फाई है, ट्रिपल ए रेटिंग है, माने रेटिंग हाई होने से इतना सुविधा मान लो कि अगर रेटिंग हाई है तो कंपनी भरोसे लायक है, आपका पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाएगा। सिंपल बात है, या ना के बराबर मानो। एक तो गवर्नमेंट कंपनी, ऊपर से रेटिंग भी हाई, तो फिर क्या चिंता, मैंने कंपनी के पास इतना पैसा है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। जितना रेटिंग हाई होता है उतना आप समझ लो कि आप एकदम सेफ जोन में इन्वेस्ट कर रहे हो।
रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट गवर्नमेंट के स्कैनर में रह के करता है। चलो उतना डिटेल्स में भी नहीं चलते। इतना समझ लो कि जैसे कूपन रेट दिया है, फेस वैल्यू दिया है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिया है, ये ट्रेड चलता है बोल के इसका दाम बढ़ा है, ठीक है। और ये देखो सर, वैल्यू ऑफ करोड़ों में वैल्यू भी दिया है, वॉल्यूम दिया है, ये सब ट्रेडिंग के लिए दिया है। लेकिन आप इतना समझो कि जब एक कंपनी अपना मार्केट से पैसा उठाने के लिए, जैसे हडको, ठीक है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, हाईवे, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHIT, IIFL, ECL फाइनेंस, और भी है, लंबा लिस्ट है। आपको मैं क्या बताऊं सर, हमेशा दिखाता रहता हूँ, आप चेक करते रहोगे ना, खत्म नहीं होगा। NTPC, ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ। इंडिया बुल हाउसिंग तो रिसेंटली आया सर, वो भी 9%, 10% रिटर्न के साथ। ये देखो, इंडिया बुल हाउसिंग बोल के कंपनी है, हाउसिंग के लिए फाइनेंस करते हैं। इंटरेस्ट देख रहे हो, 10% दे रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स 10% दे रहा है। ये देखो, कोई कोई तो 10 से ज्यादा भी दे रहा है। इंडिया बुल हाउसिंग का 3 है, NT सीरीज, N6 सीरीज, N1 सीरीज। देखो, सब डबल ए स्टेबल है, डबल ए है, नॉट वेरी हाई, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट भी हाई। बैंक में मैक्सिमम 7.5% मिल रहा है, बैंक से भी 3-4% ज्यादा दे रहा है सर। तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न हाई होगा। हाँ, रिस्क थोड़ा सा है, शेयर की जैसा नहीं, बट है, नॉट लाइक शेयर मार्केट, बट देयर इज रिस्क। तो आप देख सकते हो सर, अब इसका कैलकुलेशन ही मैं आप लास्ट दिन आप लोगों को सिखा रहा था, इन्वेस्ट करने से पहले, कि बॉन्ड का दाम सही चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, ये कैलकुलेशन करना मैं सिखा रहा था आप लोगों को। याद है सर? हाँ सर, মনে আছে কি না? আশা করছি মনে আছে कि नील। यस सर। ओके सर। देखो, क्वेश्चन भी किए थे, BBB रेटेड बॉन्ड था, सीमेंट कंपनी का बॉन्ड था, 5 साल में रिडेम्पशन होगा, फेस वैल्यू चल रहा था 1000 रुपीज का, कूपन रेट है 12% का, मैच्योरिटी होने वाला है 5 साल में। सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट से 14% रिटर्न देता है, और मार्केट में इसका दाम माने बॉन्ड का दाम चल रहा था 920। तो आपको क्वेश्चन किया गया था कि आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस करो अपने क्लाइंट को कि क्या इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्योरली कॉन्सेप्ट था, और उसके उसका पूरा कैलकुलेशन किए थे सर, उसका पूरा कैलकुलेशन किए थे यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने एनुइटी मेथड एज वेल एज डिस्काउंटिंग मेथड यूज करके। डोंट वरी, अगर बाई चांस भूल गए सर, रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना, लिंक कलेक्ट करो, या फिर आपको पता है लिंक कैसे मिलता है, वहां पर जाओ, लिंक लो, रिवाइज करो, भूलने का चांस नहीं है, ठीक है। और ये आपको पूरा एकदम कैलकुलेशन सिखा भी दिया था कि कैसे कैसे करना है। वेरी गुड सर। सर आज क्या होगा सर, मैं कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, चलो मैं आपके साथ करूंगा, आप लोग भी मुझे जवाब दो इसका। मैं 2 होमवर्क दिया था, 2 नहीं 3। जिन लोगों ने ट्राई किया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया और अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी मुझे तो ऐसे भी कराना है, वैसे भी कराना है। चलो, देख रहे हैं सर, यहाँ पर एक फार्म का नाम दिया है, ये फार्म एज ए टारगेट ऑफ, ये फार्म एज ए टारगेट डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। पोस्ट टैक्स KD 12% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है। व्हाट इज WACC? हिंट्स भी मैंने दिया था आप लोगों को, 14.67% इसका आंसर आया था। और आप लोगों में से कोई भी मुझे इस बार होमवर्क सॉल्व करके नहीं शेयर किया। वेरी गुड सर। चलो कोई बात नहीं, अब तो कर लो सर मेरे साथ। चलो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं सर। होमवर्क सॉल्यूशन, ये सॉल्व करो सर, देखो बड़ा मजा आएगा। सर आपको ही मजा आता है, हम लोगों को नहीं। ऐसा ना बोलो सर, ऐसा मन में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ चला गया? इधर। फार्म का टारगेट क्या है? 2:1 इसका डेप्ट इक्विटी है। पोस्ट टैक्स KD कितना है? 12%। आपको याद है ना, KD जो है ना सर, उसको कॉस्ट ऑफ डेप्ट कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक बिफोर टैक्स आइटम है कि आफ्टर टैक्स आइटम है? सर ये एक आफ्टर टैक्स आइटम, बिफोर टैक्स आइटम है। नॉर्मली KD, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बने, कंपनी जो मार्केट से लोन उठाते हैं उसका कॉस्ट जो है
वो कब पे करना पड़ता है। इवन चलो मैं इसको समझाने के लिए आपको फिर से समझा देता हूँ कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस। लेकिन पहले ना एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा लिखो कि डेब्ट बाय इक्विटी इक्वल्स टू 2/1, माने 2:1। केडी क्वेश्चन में दिया है 12%, ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है सर 12%, और ये 12% जो है सर ये पोस्ट टैक्स है। पोस्ट टैक्स माने आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स या आफ्टर टैक्स। अच्छा, आफ्टर टैक्स का क्या मतलब होता है। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में गिवन है 20%। नाउ क्वेश्चन क्या है, केसी कैलकुलेट करके दिखाओ। सर इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीका है, एवरेज वेटेड एवरेज करना है। डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के ई। सर मतलब इतना है कि टोटल कंपनी के पास जितना डेब्ट इक्विटी रेशियो है, टोटल अगर 3 भाग है इनके पास कैपिटल, उसमें से 2 भाग है डेब्ट, 1 भाग है इक्विटी। 2 लोन से लिया है और 2 इक्विटी शेयर से लिया है, माने 2 शेयर का पैसा है और 1 भाग शेयर का पैसा। माने हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल कंपनी के पास जितना पैसा है उसका 2/3। कितना बोलेंगे सर, 2/3, या हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं 2/3, ठीक है, या बांग्लाते की बोलबो 2/3 भाग। ঠিক আছে, যে যে ভাষা বোঝে ঠিক আছে স্যার, जिसको जो भी लैंग्वेज पता है उसी लैंग्वेज से समझ लो सर। 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। टोटल 2:1 तो बचपन वाला बात है, रेशियो प्रोपोर्शन का, रेशियो प्रोपोर्शन का बचपन वाला खेल है सर, कोई ज्यादा बड़ा बात इसमें है ही नहीं। इसमें क्या बता रहे हैं सर कि टोटल आपका जो कैपिटल है उसका टू थर्ड हिस्सा आपका डेब्ट है, मैंने लोन है बिजनेस में। और तो वेट ऑफ डेब्ट कितना हो गया, 2/3, इसमें से लोन का परसेंटेज कितना है, 12%। तो 2/3 इंटू 12 प्लस इक्विटी कितना है सर, 1/3। 3 भाग में से 1 भाग इक्विटी शेयर है, इंटू कर दो 20%। कैलकुलेशन करके मुझे बताओ प्लीज कितना आ रहा है। 2/3 बाई इंटू 2/3 इंटू 12 प्लस 1/3 इंटू 20। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन सर। 2/3 इंटू 12%, मैंने सिर्फ 12 करना तो इसका आ जाएगा 8, और इधर 1/3 करना इंटू 20 करना, तो इधर आ जाएगा 6.66, 6.666666 है ना सर, तो 6.67 मान लो। तो कुल मिला के आपका हो जाता है 14.67%, 14.67%। सर इसका मतलब क्या है। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल तरीका हुआ सॉल्व कराने का। सर अगर एकदम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में है ना, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, weight of debt into cost of debt plus weight of equity into cost of equity is the simplest form of solutions to calculate cost of capital। बट इसको अगर थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए, प्रेजेंटेशन इन द सेंस, क्या करना है सर, क्या करना है आपके बिजनेस में, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। ध्यान से सुनना और लिखना भी, सिर्फ सुनना ही नहीं है, लिखना भी पड़ेगा। सर सोर्स ऑफ फाइनेंस ये आपका हो गया डेब्ट, एंड ये हो गया इक्विटी। क्योंकि आपके बिजनेस पे लोन भी है तो उसको डेब्ट बोलेंगे, और आपके बिजनेस में इक्विटी भी है तो उसे इक्विटी बोलेंगे। अच्छा इसमें वेट्स आप एक कॉलम बना लो, कॉस्ट का एक कॉलम बना लो, और वेट इनटू कॉस्ट का एक कॉलम बना लो। वेट माने डब्ल्यू टी मैंने शॉर्ट में लिखा सर, वेटेज माने समझते ना, वेटेज WEIGHT होता है वेट, ठीक है। माने वेटेज माने टोटल वैल्यूएशंस पे कितना कितना प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ रहे हो सर। और ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WT, आप लोग WT का मतलब समझ रहे हो ना सर। ये WT माने एक्चुअली ये वेट है, वेटेज क्या वेट, ठीक है, वेटेज इनटू कॉस्ट, ठीक है। मैं समझाता हूँ, जैसे अभी आपको मैंने जो दिखा रहा था 2:1, तो 2/1 हो गया, 2:1 मैंने 2/1 हो गया। तो 2/1 मैंने टोटल बिजनेस में अगर 3
टोटल 3 भाग वैल्यूएशन है कैपिटल का, उसमें से 3 भाग में से 2 भाग डेप्ट है, माने लोन है। डेप्ट, लोन का दूसरा नाम डेप्ट होता है सर। जैसे ये जो बॉन्ड वगैरह होता है ना, ये सब क्या होता है, ये सब डेप्ट होता है। ये देखो बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब लोन है, डेप्ट है। ठीक है, बैंक से लोन लोगे वो भी लोन है। ठीक है, सिर्फ शेयर से पैसा उठाओगे तो वो शेयर कहलाता है। ठीक है, चलो सर प्रैक्टिकल चीज धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर करो। तो इसको क्या करना है, अच्छा ये और है सर, ये ऑल्टरनेट है, मैंने ये तो मैंने शॉर्टकट में दिखा ना, ये ऑल्टरनेट में ये आप इस तरह से कर सकते हो जिसमें ना आपको, ये एक्चुअली मैं ऑल्टरनेट दिखा रहा हूँ सर। सर आप लोग कनेक्टेड हो, आवाज आ रहे अब मेरा? यस सर। यस सर। ओके, मेरा पेन क्यों नहीं काम कर, ये क्या हो गया, पता नहीं आज क्या हो रहा है, पेन काम नहीं कर रहा। ओके अभी कर रहा है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रहा है। तो सर मैं जस्ट इसको ऑल्टरनेटली लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई, ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिखाया, इसी चीज को आप अगर फॉर्मेट करके करोगे तो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है, और एग्जैक्टली इसी तरह से एग्जाम में भी करना चाहिए। अगर फॉर्मेशन मैंने आपको प्रेजेंटेशन करके करना हो तो ऐसा करना चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस का हेडिंग करना, वेट का हेडिंग करना, कॉस्ट का और वेट इनटू कॉस्ट का। ठीक है, अब देखो डेब्ट कितना है आपका, 2/3 माने 2/3। इक्विटी कितना है आपका, 1/3 माने 1/3। ठीक है, कॉस्ट कितना है आपका, डेब्ट का कॉस्ट 12%, इक्विटी का कॉस्ट 20%। ठीक है, वेट इंटू कॉस्ट करके कितना आया था, 2/3 करके 8, और 1/3 × 20 करके 6.67, दोनों को टोटल करो कितना आएगा, 14.67। इसका मतलब इतना है कि टोटल मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए इस पर्टिकुलर बिजनेस को 14.67 14.67% का कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। माने सिंपल बात है, इसका मतलब सिंपल है सर, 100 रुपया मार्केट से उठाएगा, 100 रुपया मार्केट से उठाएगा तो 14.67 का खर्चा है। माने इतना बताओ, इतना सिंपल करो कि 14.67 का आपका कॉस्ट पड़ जाएगा एवरी 100 रुपीज मार्केट से रेज करने के लिए। और एवरी 100 रुपीज, for every 100 rupees there is a cost of 14.67 in the market। अब जितना उठाओगे उसके हिसाब से, अब जितना उठाओगे, 100 की जगह लाख उठा लो, समझ गए सर, 1467 हो जाएगा। 10 लाख उठा लो, 14,000 समथिंग हो जाएगा, इस तरह से। तो जैसे 100 में 14.67, अब उसके हिसाब से जितना उठाओगे वो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब इज वेरी सिंपल। इसका मतलब है कि अगर आपको बिजनेस करके मार्केट में टिकना है, सरवाइव करना है, बिजनेस को चलाना है, तो इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा, कस्टमर से इतना, इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा, कम से कम 16-17 टका कमाना पड़ेगा, तो जाके 2-2.5 टका आप घर लेके जाओगे, क्योंकि बाकी तो बैंक लेके जाएगा ना, इतना तो बैंक ही लेके जाएगा। बैंक माने इन द सेंस कि दूसरे को देना है, जैसे डिवेंचर होल्डर को देना है, इक्विटी शेयर वाले को देना है, जिसने आपके बिजनेस में पैसा डाला है। इसमें डेब्ट वाले बाहर वाले लोग होते हैं, और इक्विटी वाले बिजनेस के अंदर ही होते हैं। इक्विटी शेयर वाले बिजनेस के अंदर के ही लोग होते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करके रहेगा नहीं। अगर हम लोग इक्विटी शेयर वाले को रोक सकते हैं कि भाई ठीक है कुछ देर रुक जाओ, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर होता है, बट कितना देर ही रोकेंगे, ज्यादा दिन तक रोकेंगे ना तो फिर वो भी बोलेगा हम जाएंगे, हमको नहीं रहना है आपके बिजनेस पे, आप मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को रियल लाइफ कुछ बिजनेस दिखा सकता हूँ।
से फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी में रैंडम नहीं लेता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। अब इन्फोसिस का अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर 2 मिनट आपको शो कराऊं, तो देखो इन्फोसिस में इसका पीएल देखना सर। हाँ, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो इनकम स्टेटमेंट कहते हैं कंपनी लेवल में पीएल को, और बैलेंस शीट ही होता है, कैश फ्लो, तीनों मिला के होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। और मैं आपको भी सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज उसको गौर करना, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ और ये जो मार्केट में चल रहा है, ये दोनों सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। इट्स नॉट आउट ऑफ वर्ल्ड थिंग, एग्जैक्टली वही चीज है जो जानना चाहिए आप सबको। हर बिजनेस का स्टार्टिंग होता है रेवेन्यू से। बिजनेस चल रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रेवेन्यू। जैसे इन्फोसिस का अगर आप रिसेंट ट्रेंड में रेवेन्यू देखोगे, तो इन्फोसिस करीब 1.5 लाख करोड़, ये सब करोड़ में सर, करोड़ में, ठीक है। तो 1,49,000, 1,49,468 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया है। और ये रेवेन्यू से इसका खर्चा है सर। तो बिजनेस में जितना भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट का खर्चा माइनस करके बिजनेस को प्रॉफिट आया है। तो अगर आप प्रॉफिट देखोगे, इसको बोलते हैं ईबीआई टीडीए। क्या बोलेंगे सर इसको? इसको बोलेंगे ईबीआई टीडीए, मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सारा खर्चा देने के बाद, ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है सर, ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे सर? आज पेन बहुत झमेला कर रहा है, पता नहीं मेरे, बहुत दिन ऐसा नहीं किया, आज ही कर रहा है। Thanks. बात को समझो सर, रेवेन्यू से आपने कॉस्ट को माइनस किया तो आपको एक प्रॉफिट मिला, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह है, मैंने एसेट का डिप्रिसिएशन वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा प्रॉफिट है। तो इन्फोसिस का अगर देखोगे तो 37,000 करोड़ का प्रॉफिट है 2023 में, 37,831 अभी तक कमाया है सर फाइनेंशियल ईयर 23 में। उसमें से अब जो मेन बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इन्फोसिस के बारे में जानना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। इन्फोसिस के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट का क्लास नहीं करा रहा हूँ। लेकिन आपको फाइनेंशियल एनालिसिस सीखना चाहिए कि जब आप कंपनी को चेक करते हैं तो उसका फाइनेंशियल सिचुएशंस को कैसे देखना चाहिए। तो ये देखो सर, कंपनी ने जब कमाया ना सर, इनकम किया ना, तो कंपनी अपने इनकम में से जो प्रॉफिट किया, ये देखो सर, यहाँ पर एक पॉइंट आता है सर पीबीआईटी बोल के। क्या 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 पॉइंट आता है सर? पीबीआईटी। इस पीबीआईटी का दूसरा नाम क्या है? ईबीआईटी। पीबीआईटी माने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ईबीआईटी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नाउ ये जो पीबीआईटी और ईबीआईटी है, एक ही बात है सर, प्रॉफिट या अर्निंग दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब इसमें से कंपनी को सबसे पहले, माने यही एक्चुअली पहला प्रॉफिट है, पहला पहला प्यार जैसे होता है, वैसे ये कंपनी का पहला पहला प्रॉफिट है सर। अब इस पहला पहला प्रॉफिट से क्या करना है सर? इंटरेस्ट देना है। पहला पहला प्यार से, माने प्यार माने प्रॉफिट रे बाबा, बिजनेस का प्यार क्या है? प्रॉफिट ही तो है। जैसे बचपन में एक एडवर्टाइजमेंट चलता था, बोलता है मेरा प्यार शालीमार ठीक है, यहाँ पर मेरा प्यार शालीमार नहीं, यहाँ पर मेरा प्यार प्रॉफिट। बिजनेस के लिए उससे ज्यादा और क्या खुशी का बात होता है? बिजनेस प्रॉफिट करेगा, खुशी, यही सबसे बड़ा खुशी है। तो पीबी ईबीआईटी से जब आप इंटरेस्ट पे करते हो, जैसे देखो 33,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें से 284 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, मैंने बैंक को लोन पे किया, या फिर मार्केट से अगर डिवेंचर से पैसा रेज किया था या बॉन्ड से रेज किया था, उसका पेमेंट कर रहा है। तो कुल मिला के इंटरेस्ट 284 करोड़ का है, ये सबसे पहले देना होता है। एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, लास्ट ईयर 200 करोड़ दिया था, उससे पहले 195 करोड़ दिया था। ये डिपेंड करता है, बिजनेस जितना ज्यादा लोन उठाएगा उतना ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैंक लोन है वो भी सेम टू सेम। लेकिन ये यहाँ पर, ये देखो ये एक्सट्रैक्टेड है। अगर आप कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे तो वहां पर आपको ये 284 करोड़ का पूरा बाइफर्केशन दिख जाएगा कि कंपनी कहाँ कहाँ से क्या क्या लोन लिया है, क्या क्या डेब्ट है कंपनी का। यू कैन
चेक ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 284 मैंने 284 करोड़ का कंपनी का लोन का इंटरेस्ट है, डिवेंचर का इंटरेस्ट है या बॉन्ड का इंटरेस्ट है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट से खुद खाए ना खाए, खुद खाओ ना खाओ, माने उस प्रॉफिट को एंजॉय करो ना करो वो बाद में, पहले लोन का पैसा चुकाओ, पहले सूद दो सर, पहले ब्याज दो, देना पड़ेगा, रूल है, देना पड़ेगा। तो कंपनी अपने कमाई से सबसे पहले इंटरेस्ट देता है, उसके बाद कंपनी के पास जो बचता है उसे पीबीटी या ईबीटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आता है सर, जैसे आपने इनकम कर लिया ना पीबीटी इंटरेस्ट देने के बाद, इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहते हैं सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद सरकार आ जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा तुम बहुत खाओगे, उससे पहले हमको खिला दो, ठीक है। पहले लोन वाले को दिला देना पड़ता है क्योंकि वो बाहर वाले हैं। लोन वाले को खिलाने के बाद, जिन लोग आपके बिजनेस पे लोन दिया था उनको उसका जो खाना है उसको खिलाने के बाद, अब दूसरे लाइन लाइन में लगेगा गवर्नमेंट कि भाई तुम खाने से पहले हमें खिलाओ। तो गवर्नमेंट को देखो, इन्फोसिस कितना टैक्स दिया, गवर्नमेंट को कितना मिला देखो, कहाँ चला गया भाई, ये देखो सर, 9227, 33,000 करोड़ के प्रॉफिट से गवर्नमेंट खा लिया सर 9,000 करोड़, 9,227 करोड़ गवर्नमेंट खा लिया टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। सर इसमें से जो इनकम बचा है ये आपका होगा, लेकिन इसमें भी एक बाइफरकेशन देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी कंपनी में ये भी देखने को मिलता है, बहुत केस में देखने को मिलता है। यहाँ पर वो बाइफरकेशन दिया नहीं है, एनुअल रिपोर्ट में मिलता है, ये तो एक्सट्रैक्टेड है। ये पीबीटी और नेट इनकम के बीच में, ये जो नेट इनकम आया ना सर, ये कंपनी का लास्ट प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रॉफिट से, ठीक है, इस प्रॉफिट से अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उसको देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट, बेसिकली उनको डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर कुछ बचता है वो इक्विटी का है। यहाँ पर ऐसे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा पैसा इक्विटी वाले का है। तो 24,000 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। अब ये 24,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी के हर एक शेयर होल्डर के हिसाब से प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो पर शेयर अर्निंग मिल जाता है। जैसे कंपनी का ईपीएस, ये जो जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट है ना, इसको पैट भी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट से जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे ना कंपनी का नंबर ऑफ शेयर से, तो पर शेयर का अर्निंग पता चल जाता है। इसी तरह से जितना लोग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है, नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से वो इनकम कर लेगा। जैसे ये ईपीएस है ना, ये 57 है इसका, लेटेस्ट में 60 चल रहा है। पर शेयर में आपका अर्निंग, एक एक शेयर 60 टका कमा के देता है इन्फोसिस, एक एक शेयर होल्डर 60 टका कमाते हैं एक एक शेयर के बदले। अब आपके पास लाख शेयर है तो आप हिसाब कर लो आपका कितना अर्निंग हो सकता है। आपके पास 1,000 शेयर है तो आप हिसाब कर लो आपका कितना अर्निंग हो सकता है। डीपीएस वगैरह में बाद में बात करते हैं, ये डिविडेंड है, कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट अपने शेयर होल्डर को देता है, डिविडेंड पर शेयर। आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज, एक साथ सब बात नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरा खेल में एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक चीज आपने गौर नहीं किया शायद, टैक्स था ना सर, सरकार का टैक्स, ये देखो इसके गैप में पीबीटी और नेट इनकम के गैप में टैक्स था। ये टैक्स से पहले इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए डिबेंचर को, डेब्ट को, डेब्ट बेसिकली, डेब्ट का जो बेसिक नेचर है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, डेब्ट का जो बेसिक नेचर है वो है कि वो बिफोर टैक्स आइटम है। क्या आइटम है सर? बिफोर टैक्स आइटम। ये बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, बार बार बोलता हूं फिर भी गलती करते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहता, सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी करने में पीछे पड़ा रहता है। जल्दबाजी शैतान का काम होता है सर, कॉन्सेप्ट अच्छा काम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो गलती नहीं होगा। गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले आपको नॉर्मली डेब्ट का, डिबेंचर का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट रिपे करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि डेब्ट जो होता है बिजनेस में, वो बिफोर टैक्स आइटम है इन जनरल। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स करके दे दिया ना, तो आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन नेट इनकम के बाद हम लोग जो इक्विटी वाले को देते हैं ना सर,
ये जो नेट इनकम है ये आपका प्रॉफिट है, ये भी आपका प्रॉफिट है, नेट इनकम। ये नेट इनकम जो है ये आफ्टर टैक्स आइटम। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट, नेट इनकम बेसिकली किसका है, इक्विटी शेयर का है। तो इक्विटी शेयर का जो हिसाब है वो आफ्टर टैक्स है, क्योंकि टैक्स देने के बाद इक्विटी शेयर को मिलता है। टैक्स पहले दे दो, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर का है, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, चाहे कितना भी कोई भी इंटरेस्ट हो, डिवेंचर के नाम पे हो, लोन के नाम पे हो, बॉन्ड के नाम पे हो, आपको पहले देना है। तो लोन का इंटरेस्ट, बॉन्ड का इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है, लेकिन इक्विटी का इनकम आफ्टर टैक्स है। तो इक्विटी बेसिक नेचर में आफ्टर टैक्स आइटम है। इक्विटी का जो खर्चा है कंपनी की तरफ से, वो बेसिक नेचर क्या है उसका, वो आफ्टर टैक्स नेचर के, आफ्टर टैक्स नेचर के एकदम चुपचाप, ये आफ्टर टैक्स है। तो डिवेंचर बिफोर टैक्स है, इक्विटी आफ्टर टैक्स है। और आपको जब क्वेश्चन पूछता है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, दोनों को मिक्स करके पूछता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया, ये क्वेश्चन आपको, अभी जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया, ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था। ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर कट बता रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1, और पोस्ट टैक्स दे दिया था। पोस्ट टैक्स का मतलब ही होता है सर आफ्टर टैक्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। सर ये दे दिया, अगर नहीं देता तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता टैक्स अमाउंट के साथ देख के। क्वेश्चन में ये भी बोल देता है टैक्स रेट, जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है सर। फर्स्ट क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया था, लेकिन डायरेक्टली आपको पोस्ट टैक्स केडी दे दिया था। सो डोंट टेक हेडेक हियर, ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स ओके। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, मैंने कॉन्सेप्ट इज दैट कि दोनों एक 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 आइटम आफ्टर टैक्स, जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पॉइंट टू बी नोटेड सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स है, इसका नेचर है, बेसिक नेचर है, नेचुरल, उसका नेचुरल एबिलिटी वो आफ्टर टैक्स है। और केडी नेचुरली आफ्टर टैक्स नहीं होता, ये नेचुरली बिफोर टैक्स है, नेचुरली बिफोर टैक्स है। पर अगर क्वेश्चन आपको बोल देता है कि भाई ये पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करके ही मैं आपको दे रहा हूँ, सो आपका काम इजी हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स नहीं देता है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस केडी इनटू पोस्ट टैक्स। पोस्ट माने वही आफ्टर। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आइटम आफ्टर टैक्स का एक आइटम बिफोर टैक्स का मैच नहीं कर सकता। मैच नहीं माने कैलकुलेशन में, ये जो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाया, ये जो आप लोग अभी अभी कैलकुलेशन किए ना, एक आइटम बिफोर टैक्स का रहेगा, दूसरा आइटम आफ्टर टैक्स का रहेगा, तो ये आंसर कभी भी वैलिड नहीं होगा। जैसे बचपन में इन योर स्कूल डेज आप लोग आवर और मिनट का क्वेश्चन नहीं करते थे, अरे घंटा मिनट का क्वेश्चन नहीं होता था, कि कुछ आइटम मिनट में दिया रहता था, कुछ आइटम सेकंड में रहता था, कुछ आइटम आवरली बेसिस में, कुछ आइटम मिनट बेसिस में, कुछ आइटम सेकंड बेसिस में। हाँ सर, हाँ सनोन बोलो, नील, रवि, याद है ना सर। तो अगर मानो आपको आवर से मिनट में जाना है या मिनट से आवर में जाना है, किसी एक में, किसी पर्टिकुलर एक यूनिट में कन्वर्ट होना है, या फिर अगर आप याद करो, आप लोग किलोग्राम का क्वेश्चन करते थे, केजी में या लीटर में, या ये जो हेक्टर डेका, याद है सर, मेजरमेंट के हिसाब से किसी एक यूनिट में कन्वर्ट होना है। किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटीमिली, याद है सर, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटीमिली। तो क्वेश्चन में अगर मिलीमीटर दिया है, one item is a millimeter, another item is a centimeter, then you have to change in one unit to calculate these things. So you have to calculate or you have to measure in a one measurement unit. तो अगर एक मिली में होता था तो हम लोग उसको सेंटी में करते थे दोनों को, या फिर एक सेंटी में है तो दोनों को सेंटी में करना है। तो किसी ना किसी तरह से आपको एक यूनिट में आना है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर भी वही होता है, आपको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो नॉर्मली देखो, इक्विटी का बेसिक नेचर है कि वो आफ्टर टैक्स है, डेब्ट नॉर्मली बिफोर टैक्स होता है। तो बेहतर यही होता है, मार्केट में फाइनेंशियल प्रैक्टिस ऐसा है कि डेब्ट को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस है, डिबेंचर को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस है। तो इसलिए डिबेंचर में अगर बोल दिया तो इट्स ओके, अगर नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो फिर आप कर लेना। सर कैसे करेंगे सर, ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करा के दिखाया था, फिर से दिखा दूंगा। लेकिन प्लीज टेल मी, इतना देर से जो मैं आपको समझाने का कोशिश किया, क्या ये क्लियर है सर बात, बोलो सर। हाँ सर, नील, रवि, सनोन, सोमनिता, शालिनी,
आई एम आस्किंग एवरीबॉडी सर, बोलो। बात समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. ओके सर, वेरी Yes, गुड। sir. अच्छा, देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए फार्म्स टारगेट डेप्ट इक्विटी रेशियो इज 0.5। क्या बोला सर? बिजनेस का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.5 है। ये पॉइंट है सर, 0.5। प्री टैक्स केडी दिया, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, प्री टैक्स केडी। प्री टैक्स केडी माने टैक्स देने का पहले का डिवेंचर कॉस्ट, डिवेंचर का कॉस्ट 16% है। कितना है सर? 16%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नेचुरल क्या है, आफ्टर टैक्स है 20%। बिजनेस का टैक्स रेट है 30%, कॉर्पोरेट टैक्स। यही नॉर्मली इंडिया में चलता है। कंप्यूट केसी माने केसी कैलकुलेट करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, कैलकुलेट कंप्यूट केसी। ठीक है, आंसर हिंट्स भी दिया है 17.06। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, वेरी इजी सर, डोंट थिंक मच, जस्ट पुट कर दो, फॉर्मेट बना के कर लो सर, ऐसा ऐसा फॉर्मेट बना के कर लो। देखो होमा का दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? सर 0.5 है। 0.5 मैंने समझ रहे हो सर? 0.5 मैंने 0.5/1, इसका मतलब टोटल कैपिटल इज 1.5, उसमें से 0.5 डेब्ट है और 1 इक्विटी है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या दिया है सर? 20%। अच्छा, केडी, केडी क्या दिया है सर? केडी का कौन सा हिसाब दिया है? आफ्टर टैक्स दिया है कि पोस्ट प्री टैक्स दिया है? सर प्री टैक्स दिया है। तो आप एक काम करो, पहले प्री टैक्स को लिखो, फिर इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर देना। कैसे करना है, आई विल शो यू। ऐसे तो मैं पहले भी दिखाया सर, फर्स्ट लेक्चर्स में भी मैं इसको बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। केडी इज 16% नॉर्मली, ये प्री टैक्स है। बट इसको अगर आप पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर लेते हो, यहीं पर कर लो, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, पर पोस्ट टैक्स केडी जस्ट कैलकुलेट। पोस्ट टैक्स केडी इक्वल्स टू I इंटू 1 माइनस टी। सर आई माने इंटरेस्ट, माने 16 इंटू 1 माइनस टी माने टैक्स। ठीक है, टैक्स कितना है? 30% है। तो 30% को अगर हम लोग पॉइंट में डेसिमल में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3। 30/100 करो, 0.3 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 100 करो, 0.3 आता है ना। तो इसको डेसिमल में कर लिए तो 1 माइनस 0.3 माने 16% तो आपका टोटल प्री टैक्स है, लेकिन 16 को अगर आप आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 0.7 हो जाएगा। तो 16 इंटू 0.7 कर दो सर, 16 इंटू 0.7, 11.2, 11.2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 11.2? सर 11.2 इज ए कॉस्ट टैक्स केडी, पोस्ट टैक्स केडी, माने टैक्स देने के बाद अगर केडी का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इतना है। तो एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी नेचुरली पोस्ट टैक्स होते हैं, इट्स अ नेचुरली पोस्ट टैक्स। ठीक है, तो हम क्या कर लिए सर, ये प्री टैक्स में था, ये प्री टैक्स में था केडी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए पोस्ट टैक्स में। तो ये अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। अब 16 की जगह हम लोग 11.2 यूज करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? कोई डाउट है? एनी डाउट सर, बोलो कि ये समझ में नहीं आया क्यों किए। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मनगढ़ंत कर दिया, मैं अपने इच्छा से नहीं किया। ये करना इसलिए पड़ता है जो मैं आपको इतना देर से समझाने का कोशिश कर रहा था। ये फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। बोलो सर, समझ में आया कि 16% को क्यों 11.2 में कन्वर्ट किया गया? फिर बुझते पेरेছিস কি পারিস নি? Yes, sir. थैंक यू सर। अगेन अब फटाफट कर लो, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज भी लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिख सकते हो। टैक्स रेट भी दिया था ना, तो अब यहाँ पर साइड में टैक्स रेट भी लिख दो, टैक्स 30% है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको
फटाफट समरी कर लेना। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो बस सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। एग्जाम सिचुएशन में 1 मिनट में सॉल्व करना चाहिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस, वेट, कॉस्ट, और क्या चाहिए सर? वेट इनटू कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट। नाउ हाउ टू सॉल्व? आपको देख लेना चाहिए आपके पास क्या क्या आइटम है। आपके पास डेब्ट है, आपके पास इक्विटी है। सर टोटल जो कंपनी के पास कैपिटल है, टोटल जो कंपनी के पास डेब्ट और इक्विटी है, उसका हिसाब भी दिया था 0.5, डेब्ट बाई इक्विटी 0.5। तो इसको ना एक काम करो, आप लोग मुझे बताओ 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। सर समझ में आया कि क्यों मैंने 1.5 किया? 0.3333 आया, इसका मतलब समझते हो? हाँ सर, ये जो 0.3333 आया इसका मतलब समझते हो सर? सर इसका मतलब है 1/3। सर कैसे? देखो मैं सिंपल 1/3 करूंगा ना, तो भी देखो वही वैल्यू आ रहा है। 1/3 करने से भी वही वैल्यू आ रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करके 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 करूँ तो वही वैल्यू आएगा। सो 0.5 बाई 1.5। अच्छा आप बोलोगे सर डेब्ट इक्विटी इक्वल्स टू 0.5 था, ठीक है, डेब्ट इक्विटी 0.5 था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर इसमें टोटल बिजनेस के पास 0.5 माने 0.5/1। इसका मतलब है ये तो रेशियो है, इसका मतलब टोटल आपके पास बिजनेस में कैपिटल है 1.5, जिसमें से 0.5 है डेब्ट एंड 1.5 में से 1 है आपका इक्विटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 0.5 बाई 1.5 डेब्ट है, दैट मीन्स 1/3। दैट मीन्स 1/3 मानी एक्चुअली 0.5 बाई 1.5 का मतलब ही होता है 1/3। तो आप दोनों हिसाब से कर सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस है। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप 1/3 करके भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं सर अगर मैं 0.5 बाई 1.5 करूँ तो क्या गलत है? नहीं गलत नहीं है, एक ही बात है। मैथमेटिकली कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है ना 1/3। तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली भी 1/3 यूज करोगे ना, तो भी एग्जामिनर को पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी समझ है सर। तो 0.5 बाई 1.5 इक्वल्स टू 1/3। कॉस्ट कितना है सर डेब्ट का? 11.2। इंटू कर दो सर, 1/3 इंटू 11.2 कर दो, कितना हो रहा है सर? बोलो, जवाब दो हमको सर। কত আসছে? सर 3.73 आएगा मेरा, मेरा आ रहा है सर 3.73। आप लोगों का? अच्छा आप एक कॉमन सेंस लगाओ सर, अगर डेब्ट 1/3 है तो इक्विटी कितना होगा? अगर 3 भाग में एक भाग अगर डेब्ट ले लिया तो फिर इक्विटी का कितना? 2 भाग है। 3 में से अगर एक भाग एक डेब्ट में चला गया तो इक्विटी 2/3 है। इसको और भी सिंपल तरीके से कर लो, 1/1.5 करके देखो। देखो मेरे साथ साथ करो, 1 डिवाइडेड बाई टोटल 1.5 कितना आ रहा है सर? देखो 0.6666 आएगा। ये 0.6666 का मतलब है ये 2/3 है। अब इसको आप नॉर्मल कैलकुलेटर में 2/3 करके देखो, वही आएगा, सेम सेम आंसर आएगा सर, सेम आंसर आएगा। यस वेरी गुड सर, सर ने मेरे को फोटो भेज दिया कैलकुलेट करके, थैंक यू सर। तो 1/1.5 का मतलब भी 2/3 होता है, 1.15 के मतलब भी 2/3 होता है सर, वेरी गुड। फिर से प्रॉब्लम 2/3, तो इसका कितना करेंगे? इंटू करेंगे 20, तो 11.2 सॉरी 2/3 इंटू 20 करके कितना आएगा सर? 13.33 आएगा। करके देखो इंटू 20, देखो 13.33 टोटल कर दो सर, टोटल करने से कितना आ जाएगा? 17.06%। दिस इज केसी, यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल है ना, झमेला ऐसा कुछ है नहीं सर, जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट है।
कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये केसी का क्या मतलब है सर? इसको प्यार से WACC भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, इट इज दी रेट ऑफ रिटर्न, it is the rate of return that firm must earn, to maintain its market value, to maintain its market value. It is the rate of return that firm must earn to maintain its market value. बिजनेस को मार्केट में टिकना है तो इतना तो कमाना ही पड़ेगा। मैंने 100 रुपये लगा के, सिंपल करते हैं बात को, 100 रुपया बिजनेस में लगाते हो तो 17% अर्न करना ही पड़ेगा, 17.06 ज्यादा कमाना पड़ेगा बेसिकली, इतना मिनिमम है। अगर इतना नहीं कमाएंगे तो फिर लॉस में चले जाएंगे बिजनेस धीरे धीरे, और लॉस एक सर्टेन लेवल तक झेला जा सकता है। यू कैन बियर द लॉस इन सर्टेन लेवल, अप टू सर्टेन लेवल यू कैन बियर द लॉस, बट इफ द बियरेंस, अगर लॉस बियर करने का सिस्टम अगर बढ़ता जाए ना, कितना देर तक झेलोगे? फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है? दुकान को बंद करना पड़ता है। यू हैव टू शट डाउन द स्टॉक, योर शॉप, फैक्ट्री को ऑफ करना पड़ेगा, बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा, अगर ज्यादा दिन तक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाए और रिटर्न कम हो जाए। तो ये एकदम साइंटिफिक उपाय है सर बिजनेस को चलाने का। सिर्फ पैसे से बिजनेस नहीं बनता है सर, मनी इंपॉर्टेंट है, पर मनी का मैनेजमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा के बिना बिजनेस नहीं बन सकता, पर पैसे के मैनेजमेंट के बिना, फाइनेंस के मैनेजमेंट के बिना बिजनेस का ग्रो असंभव है। बोलो सर, क्लियर है बात? अरे समझ में आ गया सर? प्लीज इतना बताओ। रवि, शालिनी, सौनिता, सनोन, सभी को पूछ रहा हूँ सर, नील। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन कराते हैं सर, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कंसिडर दी, ये लास्ट दिन में होमवर्क में ही दिया था। कंसिडर दी फॉलोइंग बॉन्ड, कंसिडर दी फॉलोइंग बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है मैं आपको दिखा था, ये देखो, बॉन्ड मार्केट चलता है स्टॉक मार्केट की तरह ही। स्टॉक मार्केट पढ़ोगे ना सर, सब नॉलेज मिल जाएगा, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। एनालिसिस तो सीख ही रहे हो, स्टॉक मार्केट पढ़ने से थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है। हमेशा बोलता रहता हूँ और बोलता रहूंगा, ठीक है? कोई बोलेगा सर क्यों करना है, अरे करोगे तो इतना प्रैक्टिकल सेंस डेवलप होगा, आगे जाके बड़ा काम आएगा सर। जिंदगी में ये सब चीज, कॉमर्स स्टूडेंट्स होने के नाते, फिनांस स्टूडेंट्स होने के नाते, CA, CMA, MBA, ठीक है, या फिर चाहे आप फाइनेंस के स्टूडेंट ना भी हो, आगे जाके अल्टीमेटली इधर ही आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा का जगह है सर, और जिंदगी पैसे से ही चलता है। लोग इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, अल्टीमेटली ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना, स्टॉक मार्केट करना है, पैसा कहाँ रखना है। इंश्योरेंस में कुछ पैसा दिखता नहीं है सर, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करना है? लेकिन इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, सीखना पड़ता है, आज नहीं तो कल सीखना है। भले आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करो, इवन लोगों का कोई डिग्री नहीं है, कोई कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अच्छा इनकम करता है, बिजनेस अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसका पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। और इसलिए स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करने से बहुत अच्छा होता है। स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये दिख रहे हैं ना सर यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर देखो कुछ आ रहा है जा रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालो इस पॉइंट पे, देखो US डॉलर INR दिखा रहा है, वो बेसिकली डेरिवेटिव्स है, वो करेंसी का, फॉरेक्स मार्केट का। ये देखो, दिख रहा है 83.36 कल INR USD, इसका भी अलग से ट्रेडिंग होता है। इसका एक न्यू बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ सैटरडे से, सिर्फ करेंसी और कमोडिटी के ऊपर बातचीत होगा, शेयर तो है ही उसके साथ साथ। चलो वो सब मतलब अलग ही मजा है सर, सीखेंगे ना, मैंने बड़ा कनेक्ट हो जाते हैं सर, चीज प्रैक्टिकली यू कैन फील, जैसे होता है ना, फील कर सकते हैं, वही चीज सर। सिर्फ किताब में तो ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट फील करने वाला जो मैटर है ना, जब तक प्रैक्टिकल आइडिया डेवलप नहीं हो पाएगा तो मतलब नहीं है सर।
ये फॉरेन एजुकेशन और हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही है कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम है ना, बच्चे लोगों के अंदर एक हो गया नहीं, सिर्फ किताब ही पढ़ते हैं वास्तव में अप्लाई करने के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसी के अंदर है ही नहीं। रूट लेवल से ही ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सिर्फ तभी मार्केट के बारे में सोचते हैं जब इनकम करने का इच्छा होता है, लेकिन थोड़ा पहले से ट्रेनिंग लगे करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, कहाँ है भाई, ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी विद अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ AA। ओके सर, देखो रेटिंग दे दिया। अच्छा, ये रेटिंग कहाँ से मिल रहा है? सर रेटिंग के लिए रेटिंग एजेंसी होता है। रेटिंग के लिए रेटिंग एजेंसी होता है जो सरकारी अप्रूवल के थ्रू से रेटिंग एजेंसी बना है। कोई ऐसे अपनी इच्छा से कोई रेटिंग नहीं देता। ठीक है, जैसे क्रिकेट रेटिंग होता है ना, बैट्समैन रैंकिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पर बिजनेस का रैंकिंग होता है कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा है, कौन सा बिजनेस मोटा मोटी चल रहा है, कौन सा बिजनेस मॉडरेट चल रहा है, कौन सा बिजनेस खराब जा रहा है। वो रेटिंग से पता चलता है। उसके लिए इंटरनेशनल कंपनी है, क्रिसिल है, केयर है, फीच है। ये देखो यहाँ पर ज्यादातर क्रिसिल दिख रहा है ना आपको। इंडिया में क्रिसिल बहुत काम करता है। IND बोल के एक है, ये सब रेटिंग एजेंसी है। ये रेटिंग देके आपको बता दे रहा है कि भाई मेरा ये वाला बिजनेस का रेटिंग ऐसा है। इसका बॉन्ड आपको, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसका रिटर्न टाइम पे मिल जाएगा। इसका चांसेस कितना है, वो चांस बताते हैं आपको। समझ रहे हो सर? वो आपको चांसेस बताते हैं कि रिस्क कितना है। पैसा तो डाल दोगे, बट रिस्क कितना है। तो जितना हाई रेटिंग उतना रिस्क लो, और जितना लो रेटिंग उतना रिस्क हाई। सर जिंदगी का तो ये उसूल है, रिस्क तो रहेगा, है ना। रिस्क के बिना जिंदगी में कुछ होता है सर? थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। घर पे बैठे रहने से थोड़ी ना जिंदगी चलता है, बाहर आना पड़ता है। बाहर आना मैंने दुनिया देखना पड़ता है। कोई बोलेगा नहीं हम जो किताबें पढ़ेंगे वही बस जिंदगी भर काम करते हैं। अरे भाई ऐसा, किताब पढ़ो पर किताब का वास्तव भी तो देखो, प्रैक्टिकलिटी। उसके बिना क्या जीना यार। प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा लॉस भी खाना पड़ेगा, फिर जाके जिंदगी में कुछ होता है सर। एक्सपीरियंस बनने के लिए थोड़ा तो पापड़ बेलना पड़ता है। सर क्वेश्चन कराओ। ओके, देखो सर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी विद ए क्रेडिट रेटिंग ऑफ AA। फेस वैल्यू है 1000। फेस वैल्यू है 1000। कूपन रेट मैंने दिया था 10%। कूपन रेट माने इंटरेस्ट, ब्याज का जो रेट होता है उसी को बोलते हैं। सूद, सूद बंगाली में बोलते हैं सूद। ठीक है, जो कंपनी आपको देने का वादा करता है। 10% बोला है सर। 5 साल में मैच्योर होगा 2028 में। ठीक है, राइट नाउ करंट टाइम में क्या बता रहे, फॉलोइंग यील्ड्स आर अवेलेबल। मैंने मार्केट से इतना यील्ड मिल जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट का ट्रेजरी चलता है, उसमें 8% मिल रहा है। AAA ओवर ट्रेजरी 3%, और स्प्रेड ऑफ AA ओवर AAA 1%। मानी कुल मिला के आज के रेट में सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड से 8 3 11 12% के आसपास आ जाता है सर। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मार्केट में सिमिलर बॉन्ड अप्रोक्स 12% रिटर्न जनरेट करता है, देन दे आस्क यू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। यानी ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसका ओरिजिनल वैल्यू बताओ। ठीक है, इसका ओरिजिनल वैल्यू बता के आप बताओ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कौन हो? आप फाइनेंस का गुरु हो एडवाइजर। ठीक है, लोग आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लेने के लिए। कहाँ आएगा सर? आपके बिजनेस पे आएगा। आपके, ओहो, आपको पता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आएंगे, आके पूछेंगे सर क्या करना चाहिए। आप कैलकुलेट करके थोड़ा इकोनॉमिक सेंस लगा के, फाइनेंशियल सेंस लगा के बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उनको गेन होगा तो आपको थोड़ा मिल जाएगा परसेंटेज। वो अगर 10,000 कमाएगा तो आपको 1000 देगा, 10% आपका, ऊपर से कंसल्टेंसी फीस। ऐसा चलता है हमारे देश में। मुंबई साइड में, अहमदाबाद साइड में, कोलकाता में भी है थोड़ा बहुत, बट बहुत ज्यादा नहीं। एक सर्टेन एक तबका के लोग करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत अभी भी खराब है। ईस्ट इंडिया में तो और ज्यादा खराब है। लोग सीखना ही नहीं चाहता। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी सीखने में पता नहीं क्या बुखार आ जाता है। मैंने जानना नहीं है, सिर्फ कमाना है, लेकिन और डूब जाता है पैसा।
और बोलता है कि सब डूब गया। अरे सीखा क्या? सीखा ही नहीं तो डूबेगा तो जरूर। सीखोगे तो कम से कम पैसा बचा पाओगे, बढ़ा भी ना पाओ तो कम से कम सेव तो रहेगा। घर पे रखने से तो कुछ नहीं होता है सर। पैसा अगर घर पे पड़ा रहेगा तो पैसा कभी नहीं बढ़ेगा, और बेसिक महंगाई तो कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो इन्फ्लेशन है ना मार्केट में 5-7%, उसके साथ भी आप तो बस आप पीछे रह गए सर। कुछ लोग सोचते हैं घर पैसा तो घर पे ही रख लेंगे, हाँ अगर कोई ब्लैक मनी का मैटर है वो अलग बात है, बट नॉर्मली घर पे पैसा रखने से कुछ नहीं होता। पैसा को मार्केट में मोबिलाइज करना पड़ता है, तब जाके आपका भी अच्छा, देश का भी अच्छा, इकोनॉमी का भी अच्छा। क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चले जाते हैं। कंपनी पैसा कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, उसमें से कंपनी के पास कैपिटल आ रहा है तो प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा। जितना न्यू प्रोजेक्ट होगा तब ना न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा। बिना प्रोजेक्ट का एम्प्लॉयमेंट कहाँ से करेगा? घर से पैसा देके थोड़ी ना किसी को रखा जा सकता है। मतलब मेरे घर पे काम नहीं है, मैं काम वाली बाई थोड़ी ना रख पाऊंगा। काम होगा तो रखूंगा। ये जो जॉब जॉब करके चिल्लाते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो जरूरत क्रिएट होगा, जॉब क्रिएशन करना है ना सर। तो जॉब क्रिएशन के लिए बिजनेस में, मार्केट में कैपिटल का फ्लो चाहिए। बिजनेस के लिए न्यू एवेन्यूज चाहिए, तो वो जाके जॉब क्रिएट होगा ना। हवा में थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। लोग समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, धरना में बैठ जाने से जॉब मिल जाता है। हाँ ऑब्वियसली जॉब मिल सकता है, डुप्लीकेसी अलग बात है, करप्शन अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो समझना है सर, ओवरऑल इकोनॉमी, आज अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी इतना डेवलप क्यों कर रहा है? बिकॉज वो लोग फाइनेंशियल मैटर में काफी डेवलप कर गए हैं। हम लोग कर रहे हैं बट जितना जरूरी है उससे काफी स्लो चल रहा है सर। क्योंकि लोग ना तो जानना चाहता है ना तो समझना चाहता है, सिर्फ टीवी के सामने बैठ जाते हैं और लोग ये पार्टी वो पार्टी करता रहता है। काम का चीज ना तो टीवी चैनल भी दिखाते नहीं और लोग भी देखता नहीं। मैं एवरेज लोगों का बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सर सबसे पहले ना आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना है। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू माने? इंट्रिंसिक वैल्यू माने शुड बी प्राइस्ड, शुड बी प्राइस्ड। सर शुड बी प्राइस्ड माने जो दाम होना चाहिए। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर माने, सर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, एन्युइटी कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग कैलकुलेशन के ऊपर बेस करके हो जाएगा। अगेन कैलकुलेटर का केरामती है सर, कैलकुलेटर का बड़ा फंक्शन है। करना क्या है सर? देखो, आपको ना पता है कि मार्केट में क्या यील्ड है। रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड रिटर्न कितना है? 12% है। ये मार्केट में रिकॉर्ड है, मैंने मार्केट ऑलरेडी मार्केट इतना दे रहा है। ये 12% कहाँ से आया? ये 12% यहाँ से आया सर। मैं आपको बता रहा था ना कि 8% ट्रेजरी बॉन्ड दे रहा है, ट्रेजरी मैंने सरकारी ट्रेजरी दे रहा है। 3% तो ट्रिपल ए ओवर ट्रेजरी दे रहा है। बेसिकली इतना समझो कि 8, 3, 11 और इधर 12, कुल मिला के मार्केट से रिकॉर्ड रिटर्न 12% है। सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट में दे रहा है। तो ये 12% कहाँ से आ गया? ट्रेजरी यील्ड +3, मैंने 8 + 3 + 1, कुल मिला के हो गया 12%। तो आपका बेसिक मार्केट अर्निंग है। तो आप जो बॉन्ड में पैसा लगाने चाहते हो, इतना तो कम से कम वो भी दे, इससे ज्यादा देगा तो और अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू IV0 माने करेंट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। कैसे मिलेगा सर? सर इसको समझने के लिए आपको बॉन्ड का क्या बोला था? कितना आया है सर आंसर? आप ही बताओ आपका कितना आया है। सनन सनन ने ट्राई किया, बोलो कितना आया है सर? 927। वेरी गुड सर, 927 पॉइंट था सर। देखो
927 के बाद पॉइंट है, पॉइंट कुछ होगा, चेक करो कैलकुलेटर में। 42, अच्छा ठीक है, ठीक है 927, ठीक है सर। देखो सर, 1000 टका फेस वैल्यू है, 10% कूपन रेट है, माने इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, 100 टका। माने इस बॉन्ड में अगर मैं पैसा लगाऊं ना, तो मुझे 1000 टका फेस वैल्यू पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने 1000 का 10% मैंने 100 रुपीज मुझे एवरी ईयर मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, ये 1000 टका मुझे 1000 का 10% मैंने 100 रुपीज एवरी ईयर। तो और 1000 टका फेस वैल्यू जो है ये मेरे को बाद में रिडेम्पशन मिलेगा। जब मैं ये पर्टिकुलर बॉन्ड को मुझे वापस कर दिया जाएगा कंप्लीटली 5 साल बाद, मतलब 2028 में, तो ये फेस वैल्यू में मुझे रिडेम्पशन हो जाएगा। अच्छा, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखो, मार्केट में एक्चुअली थोड़ा और सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे ये जो फेस वैल्यू है, आपको हो सकता है कि फेस वैल्यू में ही मिले या फिर मार्केट वैल्यू में। जैसे ये देखो, इसका मार्केट वैल्यू है 1069, बट इसका फेस वैल्यू है 1000। तो जब ये मैच्योर करेगा 2027 में, ये ओरिजिनल मार्केट का चीज दिखा रहा हूँ सर, ठीक है, कोई बुकिश बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जब 2027 में ये आपको रिडेम्पशन किया जाएगा, रिडेम्पशन माने टोटल इंटरेस्ट के साथ जितना आपने जमा किया था वो आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। जैसे लोग बैंक में एफडी नहीं करते, तो बैंक एफडी में इंटरेस्ट समेत आपको पूरा एफडी का पैसा वापस करेगा। वैसा ही डिबेंचर के केस में रिडेम्पशन बोलता है, डिबेंचर के केस में बोलता है, प्रेफरेंस शेयर के केस में बोलता है रिडेम्पशन। ठीक है, रिडेम्पशन माने कंप्लीट वे में आपको इंटरेस्ट समेत वापस कर दिया जाएगा। तो ये वापस जब करेगा तो फेस वैल्यू में भी कर सकता है या फिर मार्केट प्राइस में, एज पर दी सिचुएशन। अगर मार्केट प्राइस फेस वैल्यू सेम है तो वही होगा, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो उस प्राइस में भी मिल सकता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस सेम ही होगा, मैंने रिडेम्पशन वैल्यू सेम होगा। लास्ट क्लास में भी सिमिलर एक क्वेश्चन में आपको बताया था, लास्ट क्लास में भी सिमिलर एक क्लास क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने। जो लोग लास्ट क्लास किए हैं उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट में। ऐसे तो 1 मिनट में, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लग जाता है। 100 रुपीज आपको कूपन मिलेगा, मैंने इंटरेस्ट मिलेगा। इस 100 का ना एनुइटी, ये एनुइटी है, ये एनुइटी आपको हर साल मिलेगा, 100 रुपया आपको हर साल मिलेगा, इसलिए इसका एनुइटी फैक्टर करो। मैंने 100 रुपीज हर साल जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, 100 का प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर PVAF, प्रेजेंट वैल्यू फुल फॉर्म लिख सकते हो साइड में, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। ये TVM में भी सिखाया जाता है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी सिखाया जाता है। 12% मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, 12% 5 साल के लिए क्या वैल्यू होगा, पूरा कैलकुलेटर का खेल है। ये चीज मैं लास्ट क्लास में भी डिटेल्स में समझा के रखा। और 1000 रुपीज जो मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है, रिडेम्पशन वैल्यू नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू कुछ बोला नहीं है। अगर बोलता तो उसको ले लेते हैं, यहाँ पर 1000 ही है तो 1000 को ही लेंगे। इसका इंटरेस्ट फैक्टर मैंने डिस्काउंट करेंगे आज के डेट में, मैंने 1000 टका 5 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना है, अगर मार्केट में 12% इंटरेस्ट है और 5 साल का हिसाब है, इसलिए इसको 12% कॉमा 5 करके लिखना है। ये तरीका है लिखने का, ये तरीका है लिखने का, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का टाइप मैंने सिस्टम है। अब कैलकुलेशन करके आपको करना है, पहले ये वाला हिस्सा कर लो फिर ये वाला हिस्सा करो। हाँ वेरी गुड सर, 927.90 आ रहा है, वेरी गुड। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले 100 का सॉल्व करो। लास्ट दिन भी सिखाया था सर, 12% माने होता है 12/100, कर लो कैलकुलेटर में, 12 डिवाइडेड बाई 100, 0.12। इसका मतलब क्या है, 12 पैसा। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है, इसको +1 में कन्वर्ट कर दो। मैंने इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी यू विल गेट बैक 1.12, 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं जानते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 100 रुपीज आपको एवरी ईयर 5 साल तक मिलेगा। आपका 5 साल का खेल है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। कंपनी बोल रही है कि हर साल 100 करके दिया जाएगा आपको इस बॉन्ड में, 10% इंटरेस्ट है ना इसीलिए। लेकिन क्वेश्चन क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 5 साल बाद जाके तो समझ में नहीं आएगा ना, आज ही समझना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 1 साल बाद जो 100 है उसका आज का वैल्यू चाहिए,
2 साल बाद जो 100 है उसका आज का वैल्यू चाहिए, 3 साल बाद जो 100 है उसका आज का वैल्यू चाहिए, 4 साल बाद जो 100 देगा उसका आज का वैल्यू चाहिए, 5 साल बाद जो 100 है उसका आज का वैल्यू चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और क्योंकि ये एवरी ईयर मिलता है ना, इसलिए इसको एनवीटी कहते हैं। एनवीटी माने सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स। ये सब कहाँ बोला गया है? टीबीएम में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्लास में। प्लीज बेसिक क्लास थोड़ा सा कलेक्ट कर लो, अगर नहीं हुआ है तो एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है पूछ लो। 100 एवरी ईयर, एवरी मंथ, पीरियडिक अमाउंट। अगर सिमिलर अमाउंट बार बार मिले तो उसे एनुइटी कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 100 का 5 साल में 100 का आज का वैल्यू कितना है? 12% रेट में करना है। और वही कैलकुलेटर में कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले भी सिखाया जाता है सर, टीबीएम में भी सिखाया गया है, फिर यहाँ पर भी जरूरत पड़ रहा है। एक बार ग्रीप आ जाए ना सर, बहुत मजा आ जाएगा। ग्रीप नहीं आएगा तो बहुत तंग करेगा, सीरियसली। अगर ग्रीप आ जाता है तो बहुत इजी है, नहीं आता है तो यही चीज आपको थोड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो नो इशू, जस्ट डू इट। 1.12 को डिवाइड मारो कैलकुलेटर में, डिवाइड मार के मेमोरी में कॉल, मेमोरी करो सर अपने अपने कैलकुलेटर का। सैनॉन का कैलकुलेटर फंक्शन आज मैंने ठीक कर दिया, लास्ट दिन नहीं हो रहा था। ठीक है, देखो सर, 1.12 डिवाइड डिवाइड इक्वल m प्लस, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आया रिकॉल कर लो, रिकॉल करके इंटू 100 कर दो। 360 आया सर, कितना आया रे सनम? 360.47। हाँ सर, ओके सर। तो देखो मैंने इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनना बात को, कर क्या रहे हो आपको पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड सर कि आप कर क्या रहे हो। मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, प्रेजेंटेशन में क्या था? एक साल, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। हर साल आपको 100 100 करके मिल रहा है, 2, 3, 4, 5। तो एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हो? 500 ना। लेकिन आज का वैल्यू कितना है? अभी आपने कैलकुलेट कर लिया मेरे साथ साथ। आज का वैल्यू है, मैंने टोटल 100 का 5 साल का वैल्यू आज के डेट में एन्युटी फैक्टर करके पता लगा सर, 360, जो ऑलरेडी कैलकुलेट अभी किए सर, आपके सामने किए। यानी ये वैल्यूएशन आया सर 360, ये वैल्यूएशन आया 360। और इसका करना है अब 1000 का एन्युटी नहीं, इंटरेस्ट फैक्टर करना है। क्यों? बिकॉज 1000 इज नॉट माई एन्युटी। 1000 तो मुझे 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन उसको आज का वैल्यू में 12% रेट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वाई 12%? बिकॉज दिस इज माई रिक्वायर्ड रिटर्न। सिमिलर मार्केट में सिमिलर बॉन्ड 12% रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करके दे रहा है, तो इतना तो मुझे चाहिए भाई, तो इसलिए 12% करेंगे। बाकी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है, क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि सिमिलर बॉन्ड मार्केट में कितना देता है, तो फिर तभी पता लगेगा कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इसको क्या करें, तो बहुत और आसान है सर, ये तो और आसान है। इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, सुपर इजी है। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब है कि 1000 रुपीज, अगेन सर, आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल जब कंप्लीट होगा ना, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट में आप बॉन्ड में इन्वेस्ट किए होंगे, उसमें 1000 टका आपका फेस वैल्यू था, ये 1000 आपको रिडीम करेगा, ये 1000 आपको रिडीम करेगा। तो ये 1000 तो 5 साल बाद रिडीम करेगा। तो 12% रेट में 12% मुझे बाद में मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको आज के डेट में हिसाब लगाऊं तो इस 1000 का आज का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज इन टूडे? बट दिस इज नॉट एनुइटी, क्योंकि ये 1000 मुझे हर साल नहीं मिल रहा है, ये मुझे बाद में मिलेगा, 5 साल बाद 12% रेट में मुझे इसका हिसाब लगाना है। तो इसका इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, एनुइटी फैक्टर नहीं, इसे बोलते हैं PVIF। सर मजा का बात क्या है जानते हो? ये जो PVAA PVIF ये सारा खेल कहाँ बताया जाता है? TVM पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। एक अलग ही 5 6 क्लास का डिस्कशन होता है वहां पर।
सर ऐसे तो ये बचपन वाला टॉपिक है, फाउंडेशन लेवल का टॉपिक है, फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है वो प्लीज मेरे कलेक्ट करो और एक बार गो थ्रू करो, ठीक है? एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है पूछ लो सर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 12% मैंने 12 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा, 0.12 प्लस 1 करूंगा, 1.12 आ गया। ये सेम है, लेकिन इस बार मेमोरी रिकॉल नहीं करना है, वो एन्युटी में होता है। इस बार क्या करेंगे, सिर्फ इक्वल देंगे, 1 2 3 4 5, जितना आया इसको इंटू कर दो 1000 के साथ। कितना आया सर? 567, 567.43, ठीक है? 567.43। अच्छा इसका भी कुछ था, 360 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, राउंड कर दिया मैंने। तो फाइव कितना सर, कहाँ चला गया भाई? 567.43। तो कुल मिला के इसको टोटल कर दो, थ्री, मतलब इसका वैल्यू 1000 का, 5 साल बाद का 1000 का वैल्यू 12% रेट में इतना होता है। तो कितना आ रहा है सर? 567.43 प्लस 360 प्लस 360 टू 927.43 और 9 समथिंग कुछ था। एक्चुअली इसका आंसर आएगा 927 अप्रोक्स। सर मतलब क्या हो सर? मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसका एक्चुअल प्राइस है 927, 927 माने 927, ठीक है? इसका एक्चुअल प्राइस है। समझ में सर? आपको बस यही पूछा था क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था वो मैंने यही पूछा था आपको कि कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू, माने इस पर्टिकुलर बॉन्ड का एक्चुअल दाम है 927 टका। तो नॉर्मली मार्केट प्राइस यहाँ पर बोला नहीं था। मार्केट में सिमिलर, अगर मार्केट में ज्यादा दाम चलता, ठीक है, ज्यादा दाम चलता तो फिर नहीं इन्वेस्ट करते, अगर मार्केट में कम दाम चलता तो इन्वेस्ट करते। लेकिन आपको पूछा है बॉन्ड का वैल्यू बताओ, आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इसका एक्चुअल प्राइस ये है। अगर ये 927 हुआ ना सर कैलकुलेशन करके, 927 आया, तो 927 से अगर हाई रेट मार्केट में चल रहा है तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महंगा जा रहा है। अगर 927 से कम जा रहा है, मतलब 900 में जा रहा है या 870 में जा रहा है, तो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ओरिजिनल वैल्यू में आज नहीं तो कल पहुंचता ही पहुंचता है। तो ओरिजिनल वैल्यू से कम दाम रहने से नॉर्मली इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दिया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा दाम चलने से एडवाइस नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला था, जस्ट कैलकुलेट करने बोला था, वैल्यू कैलकुलेट करो, और आपने कैलकुलेट किया। इस तरीके से चलता है सर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। अभी तो बस पार्टी शुरू हुआ है सर, अभी बहुत बाकी है। सर आज का डिस्कशन मेरा इतना ही है, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक और होगा, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो बहुत जरूरी है एग्जाम पर्पस के लिए भी, ठीक है? स्टेज 2 करेंगे। इन द मीन टाइम जिन लोगों का क्लास हो चुका है रिवाइज कर लो, जिनका क्लास नहीं हुआ है वो प्लीज गो थ्रू करके कंप्लीट कर लो, ताकि आगे का डिस्कशन में आपको कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसा ना हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ और बहुत एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बस यही मेरा इच्छा है कि आप लोग सीखो, क्योंकि सीखोगे तो फिर जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है? बस यही मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है? ओके, निवेदन माने रिक्वेस्ट। थैंक यू सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। यस सर, यस सर, गुड नाइट सर।